So today is 1st of February 2025. We are 113 days away from the prelims exam. But presenting to you one of the most important topic from the prelims point of view, WTO. WTO क्यों important है? Because WTO is the only organization जिसके बारे में यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है. जैसे वर्ल्ड बैंक भी है, बाकी भी हैं, बट WTO की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि जो दुनिया भर के जो ट्रेड्स हो रहे हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड रूल्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं, या फिर जो ओवरसाइट है, उसमें WTO सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे. एंड आई वुड से दैट यहाँ पे मेंशन भी है दैट इट इज़ द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन. तो जब ट्रेडिंग हो रही है, मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, सर्विसेज की एक्सचेंजेस हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक्सचेंजेस हो रही है, इन्वेस्टमेंट का एक्सचेंजेस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जिसमें सारी कंट्रीज अबाइड करें उन रूल्स को, ताकि जो ट्रेड फ्लो हो वो स्मूथली हो, प्रिडिक्टेबली हो और फ्रीली हो. तो ये इंश्योर कौन करता है? WTO. कैसे इंश्योर करता है? थ्रू इट्स अग्रीमेंट्स. तो कुछ टोटल 7 अग्रीमेंट्स हैं WTO के. आज हम इसके बारे में जानेंगे. हमने पहले वाले वीडियो के अंदर जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट्स को कवर किया था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स अग्रीमेंट को कवर किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले को, ट्रिम्स को कवर किया था, इन्वेस्टमेंट मेजर वाले को. ठीक है, अब हमारे पास बाकी है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर वाला जो हमारा अग्रीमेंट है, ये बाकी. तो ये जो अग्रीमेंट्स हैं, इनके थ्रू WTO अपने जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करवाता है. तो इस चीज़ को समझेंगे आज. फैक्ट फाइल समझें कि WTO जो है जिनेवा में सिचुएटेड है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, WTO को अभी 30 साल हो चुके हैं. 30 ईयर्स ऑफ WTO. 30 ईयर्स ऑफ WTO. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स हो जाते हैं, यूपीएससी द्वारा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. और ये भी देखना कि जब 10 ईयर्स होते हैं तो थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन आता है, 20 ईयर में उससे हाई, और 30 ईयर के लेवल पे तो एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं. इसलिए सारी डेप्थ में हम लोग WTO को समझ जाएंगे. ठीक है. WTO 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ. बट क्या ये सबसे पहली बार यही चीज़ आई? नहीं. 1948 से कोशिश हो रही थी. 1948 में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हुई, जो कि फेल हो गया. उसके बाद जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड करके जो है वो चला काफ़ी समय तक. उसके बाद राउंड्स होते रहे, नंबर ऑफ राउंड्स होते रहे. फिर एक उरुग्वे राउंड्स हुए 1986 से 1994. इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली WTO जो है वो शेप में आ गया. 164 मेंबर्स हैं WTO के अंदर. 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कवर करता है WTO. ठीक है. और जो इसकी हेड है वो है नगोजी ओकोंजो-इवेला. तो अभी आप देखोगे कि ये कहाँ से हैं और ये आप बताना कमेंट के अंदर. फंक्शंस क्या है WTO के? बहुत इंपॉर्टेंट. एडमिनिस्ट्रिंग WTO के अग्रीमेंट्स जो हैं, क्योंकि अग्रीमेंट्स के थ्रू ही सारी चीज़ें, ट्रेड जो है वो स्मूथली, फ्रीली और जो है उस तरीके से फ्लो होता है. फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, इस चीज़ को समझेंगे कि नेगोशिएशन में ट्रेड कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ट्रेड डिस्प्यूट में समझेंगे कि ट्रेड डिस्प्यूट का रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन डील करता है WTO के अंदर. मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी. WTO के एग्रीमेंट्स तो साइन हो गए, कंट्रीज़ ने साइन भी कर दिए, बट वो जो पॉलिसी अग्रीमेंट्स के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ अपने जो पॉलिसीज़ उनको फ्रेम कर रही है कि नहीं कर रही. और जब एक्शन ले रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही नहीं हो रही, ये कौन ओवरसाइट करेगा? ये भी काम WTO का खुद का ही है. टेक्निकल असिस्टेंस देना उन कंट्रीज़ को जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कि भाई ये WTO के एग्रीमेंट्स हैं या फिर इससे कंप्लायंट होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी WTO देता है. कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दिस इज़ बड़ी बेसिक सा है जो ये करता है WTO. ठीक है. तो आप देखोगे कि मोस्ट कंट्रीज़ हैं जो बड़ी कंट्रीज़ हैं WTO की मेंबर है, बट यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो उसके मेंबर्स नहीं है. कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ की. ठीक है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका के यहाँ पे और नॉर्थ अफ्रीका के यहाँ पे मेडिटेरेनियन वाली, और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, कुछ मिडल ईस्टर्न, बाकी सब इसके मेंबर्स हैं. एवोल्यूशन ऑफ WTO बताया आपको कि 30 साल हो चुके हैं. उरुग्वे राउंड्स हुए 1948 के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हुई. फिर बाद में अटेम्प्ट्स हुए जनरल अग्रीमेंट इन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिससे कि मल्टीलेटरल सिस्टम जो है वो आए, और उरुग्वे राउंड्स हुए. फिर उसके बाद फिर जो WTO का एस्टैब्लिशमेंट होता है ना 1 जनवरी 1995 को, उसको हम बोलते हैं मराकेश डिक्लेरेशन. मराकेश डिक्लेरेशन. तो मराकेश डिक्लेरेशन को जो ये उरुग्वे राउंड्स चल रहे थे 1986 से 1994 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 1994 तक, इसका कल्मिनेशन किस में हुआ? मराकेश डिक्लेरेशन में. उसका प्रोडक्ट क्या निकला? WTO. इट इज़ एज सिंपल एज दिस. तो 1947 से चीज़ें चल रही हैं, ये जनरल अग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड.
फिर डिलो राउंड चला, फिर यहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई, फिर एंटी डंपिंग की बात हुई कैनेडी राउंड्स में, टोक्यो राउंड्स आया, फिर हम देखते हैं उरुग्वे राउंड्स में और कॉम्प्रिहेंसिव हुआ, और फाइनली हम देखते हैं WTO में टैरिफ्स, नॉन टैरिफ्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें WTO के अंदर सारी चीज़ें आ गई। WTO का सेक्रेटेरिएट जो है वो जिनेवा में है, ये सब बातें कर दी हमने। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेक्रेटेरिएट डज नॉट इटसेल्फ हैव अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। डिसीजन मेकिंग बॉडी सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये देखो ना, सचिवालय कभी डिसीजन थोड़ी ले सकता है, सचिवालय डिसीजन नहीं लेगा। सचिवालय का काम होता है डिसीजन इंप्लीमेंट करना। डिसीजन कौन लेगी? गवर्निंग काउंसिल, जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो खुद इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट है वो नहीं ले सकते डिसीजन, उनका काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। और WTO ज्वाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? कंट्री शुड ब्रिंग देयर इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसीज इन लाइन विद WTO रूल्स, और बाकी जो नेगोशिएट करते रहें अपनी WTO मेंबरशिप के लिए। डिसीजन मेकिंग ऑफ WTO आपको पता है सेक्रेटेरिएट नहीं करता, कौन करता है? बेसिकली WTO इज अ मेंबर ड्रिवन कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कंसेंसस से यहाँ पे चीज़ें होती है, और मेंबर जो हैं वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। इसलिए बड़े जो डिसीजन हैं WTO के कोई भी, वो मेंबर्स द्वारा ही लिए जाते हैं, मेजॉरिटी वोट के थ्रू होते हैं, और रेटिफाई किया जाता है उनकी रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट द्वारा। WTO के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जनरल काउंसिल होती है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इस जनरल काउंसिल के अंदर कई सारी कमिटीज़ आती हैं, कमिटीज़ ऑन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, बट ये हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर WTO एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो हमको सिर्फ ब्रॉड चीज़ें पता होनी चाहिए WTO के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अग्रीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। प्रिंसिपल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट। देखें, मोस्ट फेवर्ड नेशन ये कहता है कि देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ WTO मेंबर्स, कि जितने भी WTO मेंबर्स हैं 164, इनके प्रोडक्ट्स में नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है आपको। ऐसा नहीं कि US से आ रहा है तो आप उसको अच्छा फेवर प्रोवाइड कर रहे हो, चाइना से आ रहा है तो नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आपने साइन किया किसी कंट्री के साथ, कि कोई डेवलपिंग कंट्री है उसको आप स्पेशल एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि फेयरनेस प्रिंसिपल फॉलो करता है WTO। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जो सामने वाली कंट्री है जो आपको माल बेच रही है उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की है, ज़्यादा सब्सिडी दी अपने वहाँ पे ताकि प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाए, तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए अब एक्सेप्शन है। अदरवाइज देयर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल दी 164 WTO मेंबर्स। नेशनल ट्रीटमेंट की बात हुई। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने देश के अंदर तो ड्यूटी अलग लगा रहे हो, वहाँ पे अलग लगा रहे हो। अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नेशनल ट्रीटमेंट कब अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ओनली व्हेन द प्रोडक्ट एंटर्स द मार्केट। इसलिए जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं हम, कस्टम ड्यूटी इज़ ऑन दी इम्पोर्टेड आइटम्स एंड इट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तब लगाई जाती है वो मार्केट में आया ही नहीं। अब मार्केट में आ गया, उसके बाद अगर आप कुछ और उस पर टैक्स लगा रहे हो, अलग से उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तब वो गलत चीज़ है ना। कि चाइना के प्रोडक्ट को तो आप बेचने नहीं दे रहे हो, उस पर ऐसी दिक्कतें कर रहे हो, और तो वो चीज़ नहीं कर सकते आप। बाकी आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा सकते हो, दैट इज़ देयर। तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट। फिर इट एनकरेजेस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह, वो सब चीज़ तो हैं। फेयर कंपटीशन, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको रिमूव करना है ग्लोबल ट्रेड से, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल हैं इसके, इस सिद्धांतों पे ही वो आया है। और एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डंपिंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों को रिमूव करना है, ये अनफेयर चीज़ें हैं। प्रिडिक्टिबिलिटी लेके आनी पॉलिसीज़ के अंदर, मेकिंग देम बाइंडिंग, ट्रांसपेरेंसी। आप देख रहे हो कि लेजिस्लेशन जो है कंट्री के पार्लियामेंट जो है वो उसको रेटिफाई कर रहे हैं, तो इससे क्या आती है? बाइंडिंग हो जाती है चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी आती है। फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। जितने भी बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स हो या नॉन टैरिफ बैरियर्स हो, उन सबको रिमूव करना है। देयर शुड बी प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन इन ऑल दी ट्रेड एंड टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज, सारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली जो हुई थी वो जिनेवा पैकेज थी 2022 के अंदर, जिसमें वो फिशिंग वगैरह की बात हुई थी, उसको हम समझ जाएंगे। इससे पहले जो थी वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर 2017 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। TFA क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। कि ट्रेड जो भी कोई माल आता है कहीं से, तो उसकी कस्टम क्लियरेंस, उसका जितनी भी पूरी प्रोसेस है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक के मार्केट तक पहुंचने की, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली फैसिलिटेट हों, तो उसके लिए ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन हुआ था, और ये 2017 के अंदर इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा था, 3 स्टेटमेंट का।
उससे पहले हुआ नैरोबी डिक्लेरेशन। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोहा डिक्लेरेशन, क्योंकि ये ऐसा डिक्लेरेशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इसकी जो अभी तक इन पर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसपे क्या है बोन ऑफ कंटेंशन है। क्या कहती हैं इसमें, इसको समझेंगे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर। इसमें एक तो था नामा, जिसके हम देखेंगे अभी, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे बात चली थी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा 2001 के अंदर इसकी नेगोशिएशन इंक्लूड हुई थी, बट ये आज तक अनफिनिश है। क्यों? क्योंकि कई सारे डेडलॉक है, जिसको हम बोलते हैं दोहा डेडलॉक। G20 countries, including India and Brazil, want greater market access to industrial products and services, whereas EU wants lowering of agricultural tariffs by these countries. और US wants कि deeper cuts in domestic agricultural products and it accepts the lower EU market access. तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से डेडलॉक है दोनों के बीच में। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट आपको बताया कि जो ट्रेड है, TFA agreement is about expediting the movement, transit, release and clearance. तो पूरी प्रोसेस मूवमेंट से लेकर क्लियरेंस तक सारी चीज़ें इसको स्मूदन कर देना है, एक्सपीडाइट कर देना है, विच विल एनहेंस द ग्लोबल ट्रेड। तो ये चीज़ बहुत नेसेसरी थी। तो 2/3 कंट्रीज़ को ज़रूरी था कि भाई वो कंट्रीज़ हैं इसको रेटिफाई करें, तो ये हो गया 22 फरवरी 2017 को। और यूपीएससी ने फिर जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ 2017 के अंदर, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा, 3 स्टेटमेंट वाला, यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट वाला। और तो ये चीज़ थी। बैकग्राउंड ऑफ TFA इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नामा क्या है? नामा इज़ नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। ये इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं विच आर नॉट कवर्ड बाय एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अभी हम बात करेंगे ना, 7 एग्रीमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें एक है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो उसमें जो चीज़ें कवर्ड नहीं है वो यहाँ पे आ जाती हैं। दे समटाइम रेफर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ पार्ट ऑफ WTO नेगोशिएशन। ये किस में आता है? दोहा डेवलपमेंट एजेंडा 2001 के अंदर। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? उसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, याद रखना। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन कौन लेता है? गवर्निंग काउंसिल। कैसे होते हैं? कंसेंसस से। एग्रीमेंट्स के बारे में देखें, ये सारे एग्रीमेंट्स हमने कवर कर लिए थे, आज फिर से वापस तुरंत देख लेते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड किस चीज़ के लिए करता है? इट इज़ अबाउट रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स फॉर गुड्स। इस पर वीडियो देखना है, अलग से बना रखा है हमने। गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। सारे स्पेसिफिक सेक्टर्स ने ऑलमोस्ट कवर किए हैं। और इसमें चीज़ें जैसे कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सब्सिडीज़, काउंटर मेजर, सब चीज़ें कवर्ड है इसमें। रूल्स ऑफ ओरिजिन की हम बात करते हैं, ये भी किस में आता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के अंदर। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, मेजर्स, ये सब गेट के अंदर आते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन वेवर भी है। कौन सी कंडीशन में? पब्लिक हेल्थ इशू होता है अगर कोई, तब आप कर सकते हो एक्सेप्शन, ठीक है। वरना कोई आर्बिट्ररी आप चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज यू एक प्रिंसिपल है WTO का टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी। कस्टम यूनियन, तो अगर जैसे कोई मोस्ट फेवरेबल ट्रीटमेंट है, कुछ FTA वगैरह है, तो उस केस में आप वेवर एक्सेप्शन हो सकता है। अदर क्या है? नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह है, तब आप एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये 3 ही है, याद रखना है इनको। पब्लिक हेल्थ इशू, मोस्ट FTA वगैरह जो होते हैं है ना, ओरिजिनल ट्रेड एग्रीमेंट हुए, या फिर अदर्स में आते हैं नेशनल सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तब आपको गेट से एक्सेप्शन मिल सकता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी एक पॉजिटिव लिस्ट होती है, एक नेगेटिव लिस्ट होती है। पॉजिटिव लिस्ट एंड नेगेटिव लिस्ट। एंड वेस्ट ये चाहता है कि जितने भी पॉजिटिव लिस्ट है, वेस्ट इज पुशिंग हार्ड टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच टू नेगेटिव लिस्ट अप्रोच। पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच जो है वो बेनिफिट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। पॉजिटिव लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। ये वो लिस्ट है जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग के कंपैरेटिवली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो एडवांटेजेस पोजीशन में है। जब भी WTO के अंदर सर्विसेज का ट्रेड की बात होती है, ट्रेड इन सर्विसेज की बात होती है, तो 4 तरह के मोड्स की बात होती है। पहला मोड है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। यहाँ पे हम बात करते हैं वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जैसे कि आप BPO, KPO, LPO सर्विसेज हैं, ये सब कैसे होती है? इंटरनेट मीन से, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, मेल के थ्रू। तो ये सब चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर काफ़ी है, जो विच इज़ ट्रेंड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सब। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और इंडिया चाहता भी है कि इस चीज़ को बूस्ट किया जाए। मोड 2 है कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन मतलब जहाँ पर कोई
ट्रैवल हो रहा है कि भाई कोई इंडिया से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है या फिर बाहर से कोई इंडिया आ रहा है, तो ये जो ट्रेड इन सर्विस हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है? मोड 2, वहाँ पे कोई कंजम्पशन इन्वॉल्व है, या फिर कोई एंटरप्राइज बाइंग हो रही है, कोई प्रोसेसिंग सर्विस वगैरह। तो थर्ड इज़ कमर्शियल प्रेजेंस, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, भाई कोई आईआईटी का कैंपस आपने खोल दिया वहाँ पे, या फिर कोई उनकी यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ खुल गया, तो ये क्या है? ट्रेड इन सर्विस हो रही है मोड 3 के अंदर। ये कभी भी आ सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी है, वो भारत के अंदर कैंपस खोल रही है, तो ये कौन सा जनरल डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में कौन से मोड के अंदर आएगा? मोड 3, याद रखना, ठीक है। मोड 4, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, जब भी कोई वीज़ा लेके आप बाहर जाते हो, वीज़ा की टर्म्स होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि यूएसए के अंदर जब हम बोलते हैं कि भाई ट्रम्प जो है वो वीज़ा पॉलिसी को कुछ कर देगा, तो मोड 4 की बात होती है सब, क्योंकि मोड 4 डील्स अबाउट दी कंज्यूमर, जब एक वीज़ा फीस और टर्म्स क्या होंगी वीज़ा की, ये सब चीज़ें आती हैं मोड 4 के अंदर। ट्रिप्स एग्रीमेंट की अगेन डब्ल्यूटीओ के अंदर सिर्फ गुड्स के बारे में ही डील नहीं होता, डब्ल्यूटीओ ऑल्सो डील्स विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो जब भी ट्रेड हो नॉलेज के अंदर, नॉलेज मतलब ट्रेड डज नॉट ओनली हैपन इन गुड्स और सर्विसेज, इट ऑल्सो हैपन्स इन नॉलेज और क्रिएटिविटी। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट है, इसको बोलते हैं हम ट्रिप्स। दो तरीके की चीज़ों से डील करता है ये, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए जो भी कॉपीराइट्स हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सर्किट लेआउट डिज़ाइन, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स, दीज ऑल आर कवर्ड अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो एक्ट है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देते हैं, जीआई टैग देते हैं। तो ये सब जो हमारे आए हैं, ये सब चीज़ें भी ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ही आया है। फोर्थ आता है ट्रिम्स एग्रीमेंट, दिस इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो डब्ल्यूटीओ मेंबर्स दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दी फॉरेन प्रोडक्ट्स दैट लीड्स टू क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे चीज़ें आती है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने टारगेट रखा है कि उसको कुछ 100 यूनिट्स इस साल यूज़ करनी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट, और उसने कंडीशन ये रख दी कि 90 यूनिट्स जो है वो सिर्फ लोकल मार्केट से ही सोर्स होगी। तो इसमें क्या हुआ, बाहर की जो कंट्री है जैसे यूएस है, यूएस 100 की 100 यूनिट भी सप्लाई कर सकती थी इंडिया को, ठीक है, एट इवन कंपेटिटिव रेट और कोई भी रेट के ऊपर। बट अब क्योंकि इंडिया ने कंडीशन रख दी कि 90 यूनिट्स तो हम सिर्फ लोकल प्रोड्यूसर से ही एक्वायर करेंगे, तो अब यूएस को क्या हो गया, कंपेरेटिव डिसएडवांटेज हो गया। तो दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर ट्रिम्स। इसलिए देखोगे जब सोलर पैनल की डिबेट हुई थी कि इंडिया ने सोलर पैनल के अंदर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का क्लॉज डाल दिया था कि इतने प्रतिशत सोलर पैनल या इतने टन सोलर पैनल हम लोग सिर्फ लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ही सोर्स करेंगे। तब यूएस, जापान, चाइना, ये सब कंट्रीज़ इंडिया को डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में ले गई थी। तो वो क्यों हुआ था? ट्रिम्स के अंदर। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दिस इज़ अ बिग टॉपिक, सो इसको हम नेक्स्ट एक प्रॉपर वीडियो में कवर